Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good and happy and healthy. और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनलाइटनमेंट एज के लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले क्विकली हम समझते हैं कि आखिर इनलाइटनमेंट एज या एज ऑफ इनलाइटनमेंट या फिर एज ऑफ रीज़न हम इसको क्यों कहते हैं 18th सेंचुरी को। ठीक है, तो हमारा जो 17 एंड 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसको हम एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं एज ऑफ रीज़न? क्योंकि अचानक से ही क्या हुआ था, जो लॉजिक थी, जो रीज़न था, वो सडनली बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया था देन रिलीजन एंड ट्रेडिशन। तो चलिए सबसे पहले इनलाइटनमेंट एज को सिंपलेस्ट वे में समझ लेते हैं और फिर क्विकली हम उसके लिटरेरी मूवमेंट्स को करेंगे। तो मेन आइडिया है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसका। इनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये, द इनलाइटनमेंट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन 18th सेंचुरी यूरोप, जिसका मेन आइडिया क्या था कि हमें क्या करना है, अपने रीज़न को, अपने दिमाग को यूज़ करना है। देन नॉट ओनली ब्लाइंड फेथ के जो भी कहा जा रहा है, जो भी हमसे कहा जा रहा है, हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करें, उसके बजाय हमें क्या करना है, अपने रीज़न का, अपने ब्रेन का यूज़ करना है। लोगों ने क्या करा था, इसमें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था ट्रेडिशन को, अथॉरिटी को एंड इवन रिलीजन को भी। इनलाइटनमेंट एज जानी जाती है रीज़न के लिए, लॉजिक ओवर सुपरस्टिशन के ब्लाइंडली हमें फेथ नहीं करना है, बल्कि लॉजिक लगानी है कि अच्छा ये कहा जा रहा है तो ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। इंडिविजुअल थिंकिंग पर एंड बिलीव इन प्रोग्रेस। ये अथॉरिटी को क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर दिया था एज ऑफ रीज़न में लोगों ने। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इसके लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वो है कॉमेडिया डेल आर्टे। कॉमेडिया डेल आर्टे एक आर्टिस्टिक कॉमेडी की फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली 16 से 18 सेंचुरी तक जो है फ्लरिश हुई है, इसलिए हम इसको इनलाइटनमेंट एज में पढ़ें, जबकि 16th सेंचुरी से ही फ्लरिश है। देखो, ये एक आर्टिस्टिक कॉमेडी की फॉर्म है और ये हमें इटली से मिली है। इट फर्स्ट फाउंड इन इटली ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, फॉर्मरली कॉल्ड इटालियन कॉमेडी। इसको इटालियन कॉमेडी भी कहते हैं, कॉमेडिया डेल'आर्टे को हम इटालियन कॉमेडी भी कहते हैं। और ये कौन देखता था? हायर क्लास के मेंबर्स, हायर क्लास के मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के हाई क्लास को बिलोंग करते थे ना, वो लोग देखते थे ज़्यादातर इसको। ये एक एंटरटेनमेंट की फॉर्म है। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत लाउड, कलरफुल एंड आउटगोइंग होते हैं, और इसकी जो सेटिंग है वो बहुत आउटगोइंग और कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कलरफुल ऐसे होते हैं। अच्छा, सबसे मेन बात, इसमें स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं। स्टॉक कैरेक्टर्स किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये समझो, एक ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रिब्यूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेप सिस्टर दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर अलग अलग मूवीज़ में स्टेप सिस्टर दिखा रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना काफ़ी सिमिलर होती हैं, है ना। जैसे कि आप हिंदी के किसी एग्जाम्पल से समझो, जैसे मोगैम्बो टाइप का विलन हो गया, बहुत ड्रामेटिक और बहुत पावरफुल भी। या फिर मुन्ना भाई मूवी में लगेगा, मुन्ना भाई में सर्किट का कैरेक्टर, वो बहुत फ़नी भी है और लॉयल भी है, फ्रेंड है वो। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स, हेरा फेरी में बाबू राव का कैरेक्टर, वो बहुत ग्रीडी और कंफ्यूज्ड दोनों है ना। तो इस टाइप के अलग अलग मूवीज़ में आपको ये कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। स्टोरी वगैरह सब डिफरेंट होगी, लेकिन वो सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होंगे, तो इन कैरेक्टर्स को स्टॉक कैरेक्टर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। और ये कॉमेडिया डेल'आर्टे में देखे जाते हैं, मतलब जो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स मास्क पहनकर रखते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल। मास्क क्यों पहनते हैं? ताकि वो यूनिवर्सैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और वो आज भी यूज़ किए जा सकते हैं। कैरेक्टर्स आर द स्टीरियोटाइप ऑफ द थिंग्स लाइक लव, सेक्स, बफूनरी एंड जेलसी, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, ये एक, जैसे कि अब देखो, मोगैम्बो जो है वो एक विलन है, तो वो विलेनियस थिंग को रिप्रेजेंट करेगा ना, कि वो विलन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ड्रामेटिक है, वो इविल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये फॉर्म जो है डेवलप्ड हुई है 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी में, और इसमें स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं।
और ये एसोसिएट की जाती है पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम से। जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम होती है और पर्टिकुलर मास्क होता है, ताकि क्या हो सके, ऑडियंस उनको आइडेंटिफाई कर पाए उन कैरेक्टर्स को। ईच कॉमेडिया डेल आर्टे, पर हर कॉमेडिया डेल आर्टे में जो होती है वो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेम टाइप की कॉस्ट्यूम वगैरह होती है कि अगर लव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लव के लिए एक पर्टिकुलर उन्होंने कॉस्ट्यूम और मास्क क्या है बना रखा है कि भाई यही होगा। प्ले वर ट्रेडिशनली इम्प्रोवाइज्ड, ये इसका की टर्म है। कॉमेडिया डेल आर्टे वर ट्रेडिशनली इम्प्रोवाइज, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कैरेक्टर्स खुद ही अपने प्ले में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एंड ये टेम्परेरीली क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं बाय द ग्रुप ऑफ द ट्रेवलर्स। टेम्परेरी से मतलब है कि इसका कोई स्टेज नहीं होता, ये परफॉर्म किए जाते हैं ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स के द्वारा, जो इधर से उधर एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं, ठीक है। जिस टाइप की जो कॉमेडी है ना, कॉमेडिया डेल आर्टे, इसने ही सबसे पहले अलाउ किया था वुमेन की प्रोग्रेस को सोसाइटी में, क्योंकि एंड हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल एज दे वर सीन इन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कॉमेडिया डेल आर्टे। क्योंकि कॉमेडिया डेल आर्टे की वजह से वुमेन पहली बार फर्स्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। देखो एलिजाबेथन एज में भी वुमेन को अलाउ नहीं था कि वो परफॉर्म करे स्टेज पर आकर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम कॉमेडिया डेल आर्टे में इस टाइप के प्लेस में विमेन ने स्टेज पे आकर फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, है ना, कि इसने कॉमेडिया डेल आर्टे ने इन्फ्लुएंस किया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। कॉमेडी ऑफ मैनर्स विलियम कॉनग्रीव का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्ले है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वो भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। रेस्टोरेशन ड्रामा का टाइप है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और रेस्टोरेशन ड्रामा का फ्लरिश हुआ था 1660 से 1700 तक फ्लरिश हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉमेडिया डेल आर्टे। अब चलो नेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट पे चलते हैं, एनलाइटनमेंट एज के। एनलाइटनमेंट एज का नेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं द किट कैट क्लब। इसकी स्पेलिंग है किट कैट क्लब, और समटाइम्स किट कैट भी लिखते हैं इसको, ठीक है। अब आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भी वो था बैकग्राउंड, पॉलिटिकल, अगर आपको बताती हूँ मैं एज ऑफ रीज़न का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। इसमें क्या हो गया था कि मोनार्की के जैसे, क्योंकि सब ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था अथॉरिटी को, सब पार्लियामेंट की अब डिमांड करने लग गए थे कि भाई हम कंप्लीट मोनार्की हमें नहीं चाहिए। सबको पीपल जो थे वो इतने रीजनेबल हो गए थे, वो सोचने लग गए थे, वो कहने लग गए थे कि नहीं अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें तो पार्लियामेंट चाहिए। तो इस तरह से जो ये थी ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, 2 पार्टीज़ बन गई थी, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई थी, विग्स एंड टोरी, ठीक है। तो ये जो है किट कैट क्लब, इसका एसोसिएशन अर्ली 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल विग लीडर से है, ठीक है, विग लीडर से। अब देखो विग और टोरी, अब ये समझो 2 टाइप की पार्टीज़ जो थी वो कैसे बन गई थी। तो विग किसको एसोसिएट करते थे, विग, इसे याद करो, ये जो ट्रिक है, विग और विग, सिटी फैशन या फिर मॉडर्न या फिर वेल्थ। तो ये पार्लियामेंट की जो डिमांड कर रहे थे ना, जो मॉडर्न थे, जो पार्लियामेंट की डिमांड कर रहे थे, और जो कि क्या थे, लोग मॉडर्न थे, ठीक है, वो तो विग वाली की साइड थे, ठीक है। और दूसरी जो पार्टी है वो है टोरी, टोरी और थ्रोन, टोरी और थ्रोन, इसे याद करो, थ्रोन या फिर टेरिटरी या फिर रूलर, ठीक है ना। तो जो थ्रोन जो कि मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे वो टोरी के साथ थे, और जो मॉडर्निटी को विग, क्योंकि भाई देखो जो फैशनेबल लोग होंगे वही विग लगाएंगे, मॉडर्न को, फैशन को जो सपोर्ट कर रहे थे वो विग में आ जाते हैं। आई होप ये आपको याद रहेगा। और किट कैट क्लब में कौन है, विग लीडर्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या करते थे, एक लंदन में एक जगह थी, वहाँ पर मिलते थे, उन्होंने वहाँ मिलकर एक एसोसिएशन बनाई थी इन विग लीडर्स ने। अर्ली 18th सेंचुरी में इंग्लिश क्लब इन लंदन विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशन एंड डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल, जो भी कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हो रही होती थी लंदन में, उसका डिस्कस करते थे यहाँ पर बैठकर सब मिलकर। और अभी मैंने आपको बताया 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, विग्स एंड टोरी। अब देखो ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि वो मेंबर्स पूछ लेते हैं, मेंबर्स की राइटिंग्स भी पूछते हैं तो, और उसको मैचिंग करने के लिए दे देते हैं। मेंबर्स ऑफ द क्लब वर कमिटेड विग्स, जो विग्स से कमिटेड थे वो ये हैं।
तो लिटरेचर से तो देखो 4 लोग हैं, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जॉन वॉन्ड्रू एंड विलियम कॉन्क्रीव, ये लिटरेरी फिगर्स हैं, राइटर्स हैं। 2 हैं ये पॉलिटिकल फिगर, रॉबर्ट वॉलपॉल एंड ड्यूक ऑफ द मार्लबरो रफ, ठीक है, ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ये PYQ है हमारा नेट का। वाई इट इज़ नोन एज किटकैट, किटकैट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दे मेट एट ट्रम्पेट टैवर्न ऑफ द क्रिस्टोफर कैट, ठीक है, ये एक उसका नाम है, ट्रम्पेट टैवर्न कॉफ़ी हाउस का नाम है, ऑफ क्रिस्टोफर कैट, ये ओनर का नाम है, कैफ़े के ओनर का नाम है क्रिस्टोफर कैट। एंड इन दैट टैवर्न या फिर कैफ़े, टैवर्न कहते हैं कैफ़े को, वो क्या खाया करते थे, मटन पाई खाते थे। दे यूज टू ईट मटन पाई विच इज़ नोन एज किट कैट, जिसको कहा जाता था किट कैट, ठीक है। तो क्यों है किट कैट, तो जो मटन पाई खाते थे ना उसका नाम था किट कैट, और ये मिलके उसको खाते थे, इसलिए फिर इन्होंने अपने क्लब का नाम किट कैट क्लब रखा, और ये बिग लीडर्स से एसोसिएटेड है, ध्यान रखना। ओके, अब चलिए इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट वो है हमारा स्क्रिबलर्स क्लब। स्क्रिबलर्स क्लब जो है वो टोरी से एसोसिएटेड है। टोरी अभी मैंने बताया मोनार्क को जो सपोर्ट करते थे, और टोरी आप थ्रोन से याद कर सकते हैं, टेरिटरी यानी कि लैंड से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मोनार्क को सपोर्ट करते थे, रूरल को सपोर्ट करते थे, और विग जो थे वो मॉडर्न को सपोर्ट करते थे। ये 18th सेंचुरी का एक ब्रिटिश लिटरेरी क्लब है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं टोरी के, वो मेन मेंबर्स ये हैं, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, दोनों ही सटायरिस्ट हैं। मैं तो समझती हूँ आपको पता होगा इनके बारे में, अलेक्जेंडर पोप के बारे में इन्होंने लिखा हीरोइक कपलेट में, मोक हीरोइक एपिक लिखी है इन्होंने। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है उस मोक हीरोइक का नाम। जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस सटायरिस्ट हैं 18th सेंचुरी के, जॉन गे, थॉमस पार्नल, जॉन आर्बट नॉट, ठीक है। तो ये मेजर जो हैं इसके मेंबर्स हैं टोरी के। इसमें ज़्यादा सटायरिस्ट हैं, आप देखो हेनरी सेंट जॉन ये भी हैं, दे ऑल आर टोरी लीडर्स, ये सभी टोरी लीडर्स हैं। इनका पर्पस क्या था इस क्लब को फॉर्म करने का, टू रिडिक्यूल ऑल फॉल्स स्टेट ऑफ द लर्निंग, कि जितने भी लर्निंग के फॉल्स स्टेट है ना उनको रिडिक्यूल करना, अंडर द नेम ऑफ द मार्टिनस स्क्रिबलर्स। एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था इन्होंने, हर बुराई को, हर बुरी लर्निंग को, फॉल्स स्टेट ऑफ लर्निंग को रिडिक्यूल करने के लिए उस कैरेक्टर को डालते थे और उसको रिडिक्यूल करते थे। वो ऐसी सारी चीज़ें करता था जो इनको पसंद नहीं थी, वो करवाते थे ये उससे उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से इसको याद रखना। तो स्क्रिबलर्स क्लब क्यों है, इन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था मार्टिनस स्क्रिबलर्स, ठीक है, क्या करने के लिए, फॉल्स स्टेट ऑफ लर्निंग को रिडिक्यूल करने के लिए। अलेक्जेंडर पोप तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा, मतलब ये फॉर्म पर के फॉर्म एकदम पॉलिश्ड होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कीन थे ये इस मामले को लेकर। And all of the 6 super writers helps to publish the marvelous work of the 18th century। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा marvelous वर्क जो है वो पब्लिश किया था 18th सेंचुरी का, जिसका नाम है मेमोयर्स ऑफ द मार्टिनस स्क्रिबलर्स, मेमोयर्स ऑफ द मार्टिनस स्क्रिबलर्स नाम से, ठीक है। ऑल 5 मेंबर्स ने और 5 ने ही मिलकर इसको लिखा था। दे फ्रिक्वेंटली मेट इन लंदन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ये लंदन में मिलते थे 18th सेंचुरी या फिर ऑगस्टन एज में। इम्पॉर्टेंट लिटरेरी ग्रुप है ये। ऑल द राइटर्स वर वेरी पॉपुलर एट लंदन, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये लंदन में। ऑल द मैन आर सटायरिस्ट, सभी क्या थे ये, ऑल द मेंबर्स आर सटायरिस्ट एंड दे रिडिक्यूल पीपल, देयर बैड taste of reading, they wanted that literature and writing should only be high status। उनके अकॉर्डिंग लिटरेचर और राइटिंग कैसी होनी चाहिए, हाई स्टेटस की होनी चाहिए। इसीलिए न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं ना इसको, न्यू क्लासिकल एज। इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर्म को पॉलिश कर दिया था और हाई स्टेटस की बस होनी चाहिए हमारा जो लिटरेचर होना चाहिए, राइटिंग। इसीलिए जब इसके बाद 18th सेंचुरी अब ये जब फिनिश होगी, जब हम 19th सेंचुरी में क्या पढ़ेंगे, रोमांटिक एज पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखिएगा उन्होंने कितना इजी कर दिया था सब कुछ, क्योंकि जब यहाँ पर इन्होंने फॉर्म को इतना पॉलिश, इतना उसमें सब कुछ डाल दिया था कि बहुत जो लिटरेचर था वो वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू डिफ़िकल्ट टू रीड,
टू द जो नॉर्मल पीपल थे, वर्किंग क्लास पीपल थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, डिफ़िकल्ट हो गया था टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड द लिटरेचर। देखो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मार्टिनस स्क्रिबलरस का जो रेफरेंस है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड एडिशन ऑफ पोप्स डेंसियाड, डेंसियाड का जो पोप का जो वर्क है डेंसियाड, उसके सेकेंड एडिशन में मार्टिनस स्क्रिबलरस का हमें क्या मिलता है, रेफरेंस मिलता है, जो नाथन स्विफ्ट के गुलिवर ट्रेवल में मिलता है। इन द बुक 3 में डिस्क्राइबिंग द वॉयज टू लपोटा ही टॉक अबाउट दिस मैन, इस मैन के बारे में, मार्टिनस स्क्रिबलरस के बारे में बात करते हैं। कौन, जोनाथन स्विफ्ट अपने गुलिवर ट्रेवल के बुक 3 में, ठीक है, वॉयज टू लपोटा में ही टॉक अबाउट द मार्टिनस स्क्रिबलरस। इसका जो मेन डॉक्यूमेंट था वो कब पब्लिश हुआ था इस क्लब का, मेमोयर्स ऑफ द मार्टिनस स्क्रिबलरस, वो 1713 से 14 में हुआ था। मेन टेक्स्ट है, ये पोप ने पब्लिश कराया था, बट कंबाइंड वर्क ऑफ ऑल 5 लिटरेरी फिगर्स नेमली पोप, जोनाथन स्विफ्ट। कौन कौन, पाँचों लिटरेरी वर्क का नेम, पोप का, जोनाथन स्विफ्ट का, जॉन गे का, थॉमस पार्नल का और जॉन आर्बुथनॉट का। जॉन आर्बुथनॉट इज फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एज पोप हैज़ रिटन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। एक पॉलिटिकल वर्क भी लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, ठीक है, एपिस्टल टू द डॉक्टर आर्बुथनॉट। इसका एक PYQ है, ये था कि आप मेंबर्स को पहचानो कि कौन सा स्क्रिबलर्स का क्लब का मेंबर नहीं है। तो उसमें जोसेफ एडिसन वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द स्क्रिबलर्स क्लब, क्योंकि ये किसके हैं, ही इज़ द मेंबर ऑफ द किट कैट क्लब विच इज़ एसोसिएटेड विद द विग पॉलिटिकल पार्टी। आई होप आपको ये समझ आ गया है, विग एंड टोरी समझ आ गया है, और कौन से वाले मूवमेंट से कौन से वाले लीड वो हैं एसोसिएटेड है पॉलिटिकल पार्टी, लाइक देखो इससे स्क्रिबलर्स क्लब से तो टोरी एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखो टोरी से आप याद करना, टोरी थ्रोन है ना, जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सटायरिस्ट हैं सारे के सारे, है ना, और सटायरिस्ट का नाम आता है, आपको याद हो जाना चाहिए, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। और जितने भी हमारे क्या हैं किटकैट क्लब से एसोसिएटेड हैं वो विग लीडर्स हैं, विग जो कि मॉडर्निटी को वो कर रहे हैं, तो ये क्या थे, ये रीज़न को सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसमें स्टील, एडिसन, वॉन्ड्रू, कॉन्ग्रीव ये आ जाते हैं, और स्टील के एसेज हैं जो कि वो क्यों लिख रहे थे, स्पेक्टेटर्स जो उन्होंने लिखा था, एडिसन स्टील का कंबाइंड वर्ड है द स्पेक्टेटर्स, है ना, तो वो क्यों लिखा था, वो लिख रहे थे सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, है ना, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं विच इज़ ग्रेवयार्ड पोइट्स। तो हमारा जो ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं ये लेट 18th सेंचुरी में फ्लरिश हुए हैं, लेट 18th सेंचुरी में, इसीलिए इनको प्री रोमांटिक पोइट भी कहते हैं, और इनको ग्रेवयार्ड पोइट भी कहते हैं, और प्री रोमांटिक पोइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से। प्री रोमांटिक जो है वो जाने जाते हैं ट्रांजिशनल पोइट्स के नाम से भी, किस नाम से, ट्रांजिशनल पोइट्स के नाम से। अब इनके देखिए 3 नाम हो गए, प्री रोमांटिक, ग्रेवयार्ड तो है ही, और ट्रांजिशनल पोइट्स भी। एज दे ट्रांजिशन फ्रॉम द न्यू क्लासिकल टू रोमांटिक, और किस चीज़, कौन सा ट्रांजिशन ये शो करते हैं, न्यू क्लासिकल से रोमांटिक्स वाला ट्रांजिशन। तो एक बात तो समझ आ गई, 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हैं और लेट 18th सेंचुरी हैं, हु अनलाइक दियर कंटेम्प्रेरी, मतलब उनके जो न्यू क्लासिक्स थे उनकी तरह नहीं थे, ये एम्फेसाइज करते थे ये सब्जेक्टिविटी, मिस्ट्री एंड मेलनकली पर। ग्रेवयार्ड थी, पता चल रहा है ना, ग्रेवयार्ड कहते कब्रिस्तान को, तो कब्रिस्तान के पोइट तो ये डेथ पर लिखते थे, एलिजीज लिखते थे, तो जाहिर सी बात है एलिजी कैसी होगी, सब्जेक्टिव होगी, अपने आप से रिलेटेड होगी। और अभी हमने पिछला जो भी पढ़ा वो सोसाइटी से रिलेटेड था, या फिर वो सटायर था तो सोसाइटी पे सटायर हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिविटी है, मिस्ट्री है एंड मेलनकली है। सो ग्रेवयार्ड पोइट्स क्या शो करते हैं, वो रोमांटिक सेंसिबिलिटी को शो करते हैं। कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाएगा, सब्जेक्टिव या बहुत मेलनकलिक होगा, तो वो किसको प्रेस करता है, वो नेचर को, है ना, वो गॉड की तरफ जाएगा, नेचर को प्रोज करेगा, बड़ा डाउन टू अर्थ सा हो जाता है बंदा जो दुखी होता है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता था ग्रेवयार्ड पोइट्री का, वो डेथ, इनमोर्टलिटी,
मॉर्टेलिटी और ग्लूम, ठीक है। पोएम ज़्यादातर एसोसिएट करती थी ग्रेवयार्ड से भी, सही बात है, ग्रेवयार्ड पोइट्स थे। ग्रुप ऑफ पोइट्स हु चोज टू राइट पोइट्री ऑन डेथ नोन एज द चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पोइट्स जो पोइट्री लिखते थे डेथ पर, उनको चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स कहते हैं। अब इसके मेजर राइटर्स देखते हैं। तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स एज वेल एज चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स, ठीक है। 4 ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं। तो देखो सबसे मेन तो यही है, टॉमस ग्रे, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस पोयम है। और आपने 12th में, बच्चे तो 12th से ही पढ़ते हैं, इंटर में भी यही है, फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लगी हुई है। और इससे ना कोटेशन बेस्ड आते हैं क्वेश्चन जो नेट में आते हैं। 4 ग्रेवयार्ड पोइट्स आर, पोइट है टॉमस पार्नल, इनकी फेमस पोइट्री नाइट पीस ऑन डेथ। फिर है एडवर्ड यंग, इनकी है नाइट थॉट्स, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये नाइट थॉट्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है पोयम। ही डील्स विद लाइफ, डेथ एंड फ्यूचर, वर्ल्ड एंड गॉड। इट हैज़ डार्क एंड सैड एटमॉस्फेयर, सही बात है, हर इस पोयम का ना एलिजी का डार्क एंड सैड एटमॉस्फेयर होता है और स्ट्रेंज इमेजिनेशन से फैली है इनकी पोयम जो है नाइट थॉट्स, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। रॉबर्ट ब्लेयर की द ग्रेव, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। इन दिस पोयम ही रिक्वेस्ट द डेड पीपल टू कम बैक एंड टेल अबाउट द ग्रेव। तो द ग्रेव, ग्रेव से याद रखना इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका सेंट्रल थीम क्या है, वो ये है, वो कह रहे हैं कि डेड पीपल से कि बाहर आओ और बताओ मुझे कब्र के बारे में, कम बैक एंड टेल अबाउट द ग्रेव। फिर है टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है ये, और ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पोयम में वो ग्रेव्स को देख रहे हैं, ठीक है ना, पुअर पीपल की, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो मौन कर रहे हैं यहाँ पर टॉमस ग्रे जो मौन कर रहे हैं ना, वो किसके लिए कर रहे हैं मौन, जो बहुत ज़्यादा हम्बल लोग हैं ना, पुअर पीपल, जो पुअर लोग जो कब्रों में दफन है उनको देख रहे हैं, उनकी कब्रों को देख रहे हैं पुअर पीपल के, वो मौन कर रहे हैं, चर्चयार्ड में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। ही कंटेम्पलेट्स एट लाइफ एंड द विलेजर्स माइट हैव लेड, किस पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, वो लाइफ ऑफ द विलेजर्स जो उन्होंने बिताई है, एंड दैट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, और वही क्या बन गया है, हमारा सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट ऑफ द एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड का। इस 4 इम्पोर्टेंट ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं क्या, टॉमस पार्नल, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर एंड टॉमस ग्रे, और इस रोड ड्यूरिंग द प्री रोमांटिक फेज, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इनलाइटनमेंट एज के लिटरेरी मूवमेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन मेंबर्स हैं, आप ये याद कर लेना। वैसे तो अभी बहुत कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं, बट इतना मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, कॉमेडिया डेल आर्टे, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, कॉमेडिया डेल आर्टे, किटकैट क्लब विच इज़ एसोसिएटेड विद विग, और किटकैट क्यों कहते थे, क्योंकि वो मटन पाई खाते थे जिसको किटकैट भी कहते थे। स्क्रिबलर्स क्लब जो टोरी से एसोसिएटेड है, एंड ग्रेवयार्ड पोइट्स। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट में बताना और आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, उन्हें मैं और भी वीडियोस बना सकती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।